नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अब तक हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक पूरा कवर कर लिया है। अध्याय 9 में हमें 3 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। इसके पहले हमने अध्याय 9 में अपसंकेतक को समझने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो में हम आकलन को समझने का प्रयास करेंगे। आकलन में जो हमारी नई अवधारणा आ रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से, हम मुख्य रूप से उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो आकलन होता रहा है, आपको याद होगा कि जब हम छोटे रहा करते थे, बच्चे हुआ करते थे, तो हमारा आकलन किस प्रकार से होता था। हमारा आकलन अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के आधार पर होता था। वर्ष पर्यंत जो बीच में जो गैप रहता था, उस दौरान बहुत ज़्यादा आकलन हो नहीं पाता था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक नई अवधारणा प्रस्तुत की है और उसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 22 की और 23 की विकसित की गई। इसमें इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि चूंकि बच्चा लगातार सीख रहा होता है, तो सीखने के दौरान ही उसका आकलन होना चाहिए। ठीक है, तो तमाम नई अवधारणाएं इसमें प्रस्तुत की गई हैं। हमें एक शिक्षक के रूप में इन्हें जानना है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर आप आकलन की जो नई अवधारणा दी गई है, उस पर आप एक विस्तृत नोट लिखिए। ठीक है, तो आपको यही जानना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार आकलन की जो नई अवधारणा है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। जैसा कि हमने अभी इसी बात पर चर्चा की कि पहले आकलन वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा के आधार पर होता था और 6 महीने के अंत में छमाही परीक्षा होती थी। लेकिन आप अगर देख रहे हैं तो इस समय हम लगातार बच्चे का अवलोकन कर रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आकलन को विषय से हट कर नहीं रखा जाना चाहिए कि नहीं अब ये महीना आ गया है तो हमको इसमें परीक्षा लेना है। हमें आकलन किसी भी समय करना है। बच्चा पढ़ रहा है, बोल पा रहा है कि नहीं, उसका भी आकलन करना है और हमको उसको उपचारात्मक शिक्षण करना होगा। अब अगर बच्चे का हम आकलन नहीं करेंगे और हम सिर्फ पढ़ाते चले जाएं 6 महीने तक, तो बाद में ये पता चलेगा कि कुछ बच्चे ने सीखा ही नहीं। अगर हमने उसी समय शुरुआत में जब बच्चे सीख रहे थे, हमने उस बच्चे का आकलन किया होता, तो ये हमारे लिए भी बेहतर होता कि हाँ, जो उसका सीखने का क्या स्तर है, उसके हिसाब से हम अपनी योजना तैयार करते। और अगर कोई बच्चा कमजोर है तो हम उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण अलग से प्रस्तुत करते और उसको अन्य बच्चों के साथ लेकर आने का प्रयास करते। लेकिन ऐसा न करके पहले जो समय में जब होता था, तो उसमें यही देखा गया कि बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर है, कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत उनकी तुलना में बहुत बेहतर हैं। तो ऐसे में एक ही कक्षा में जब इस प्रकार के बच्चे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षक के लिए भी पढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है और फिर ये वास्तविक जो उद्देश्य है शिक्षा का, वो फुलफिल हो नहीं पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई अवधारणा प्रस्तुत की गई और उसमें जैसा कि हमने कहा कि आमूलचूल परिवर्तन किया गया। पहले रटंत शिक्षा पर आधारित आकलन होता था, यानी कि बच्चों से पाठ 4 याद करके आना, पाठ 5 याद करके आना। आज आप एनसीईआरटी की पुस्तकों को देखेंगे तो याद करने से ज़्यादा, प्रश्न उत्तर से ज़्यादा तो गतिविधियाँ दे दी गई हैं कि अपने, मान लीजिए कि पर्यावरण पढ़ा है तो अपने आसपास की चीज़ों को, अब आप अपने आसपास की चीज़ों को खोजो, उसका एक उसके बारे में जानकारी जुटाओ, अपने माता पिता से चर्चा करो, अपने पड़ोस से चर्चा करो। यानी हमारी पुस्तकों में अगर आप देखें तो बहुत स्वरूप बदल गया है। ठीक है, एनसीईआरटी को आप देखें तो अब अगर 2-3 पेज में चैप्टर्स दिए गए, तो अगले 2-3 पेज में पूरा एक प्रकार से विस्तृत रूप से एक कार्य योजना बना दी गई है हर चैप्टर की, कि उसमें किस किस प्रकार से बच्चा गतिविधि कर रहा होता है। ठीक है, आकलन उसका उसी आधार पर होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बदली हुई हैं। इस जो पहले के समय में शिक्षा होती थी, उसमें मुख्य रूप से रटने पर जोर दिया जाता था, बच्चा कितना याद कर लेता था, इसी आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान की जांच करना नहीं है, बल्कि जो बच्चे की दक्षता है, आप जानते हैं, आप कॉम्पिटेंसीज पर काम करते हैं। हमारे कक्षाओं में करिकुलर गोल्स है। फाउंडेशनल स्टेज के लिए अगर आप पढ़ा रहे हैं, आधारभूत अवस्था के लिए, तो करिकुलर गोल्स है, पाठ्यचर्या लक्ष्य निर्धारित किए गए। भाषा है, गणित है और उसके लिए छोटी छोटी कॉम्पिटेंसीज हैं, उनके लिए दक्षताएं विकसित होनी चाहिए बच्चों के अंदर। और उन दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन कक्षा में जो योजना बनाकर जा रहे हैं, उसके लिए लर्निंग आउटकम निकाल रहे होते हैं आप। तो कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं। तो बच्चे की जो दक्षता है, बच्चे की समझ है, बच्चे की क्रिएटिविटी है, रचनात्मक जो नैतिक मूल्य है, समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई 2020 की है, इसके आधार पर बच्चे के समग्र विकास पर फोकस किया गया है। तो पहले का जो आकलन होता था, उससे आमूलचूल परिवर्तन यहाँ पर देखने को स्पष्ट मिलता है। दूसरी बात यह है कि समग्र विकास, जैसा कि अभी हमने कहा कि इसी के अंतर्गत ये परिवर्तन हुआ है, तो इसमें किसी एक आधार पर, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखित परीक्षा ही ले ली, तो हो सकता है कि बच्चे का विकास का जो मापन है सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ बच्चे किसी अन्य क्षेत्र में अव्वल हो सकते हैं। कुछ बच्चे फ्रैंकली बातचीत कर लेते हैं, भाषाई विकास उनका बेहतर है, हिंदी पढ़ाने के दौरान हो सकता है कि उनके लिखने का कौशल अभी उतना बेहतर ना हो।
तो सिर्फ लेखन के आधार पर किसी बच्चे का आप आकलन नहीं कर सकते। इसीलिए आप विकास के अन्य जो पक्ष हैं उनको भी देखें। बच्चे के सोचने समझने की क्षमता, भले ही बच्चा पढ़ने लिखने में थोड़ा लिखने में कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है, लेकिन तर्क करता है आपसे, बच्चे के अंदर विश्लेषण करने की क्षमता है, समझ रहा है, तो इन सारी चीजों पर भी हमें काम करना है। तो हमें बच्चे के हर पक्ष को ध्यान में रखना है, संज्ञानात्मक है, यानी बच्चे के सोचने समझने की क्षमता। आपने कोई कहानी बताई, चर्चा की, बच्चा उसके बारे में सोच रहा है, समझ रहा है और आपसे तमाम प्रकार के प्रश्नों को पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कोई बच्चा इस प्रकार से तर्क वितर्क कर रहा है, ये भी हमें बच्चों के अंदर डेवलप करना है। यह नहीं है कि संवाद एक तरफा हो, हमने पूरा लेक्चर दे दिया, बच्चे ने पूरा उसको सुना और उसके बाद कुछ पूछा नहीं, हमने पाठ लिखवा दिया, पता नहीं बच्चे को आया कि नहीं आया, हमने प्रश्न उत्तर लिखवाया, बच्चे ने उसको रट लिया और पता नहीं है कि समझ विकसित हुई कि नहीं। लेकिन अब ये चीज हमें करना है, यानी हमें बच्चे के अंदर समझ विकसित करनी है, बच्चे के अंदर भावनात्मक विकास करना है। अगर एक बच्चा दुखी हो रहा है तो दूसरा बच्चा भी उसको देख उसके दुख में शामिल हो। अध्यापक ने एक चार्टर लगा दिया, किसी को एक डंडा लगा दिया, वैसे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस चीज को बैन करती है, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से किसी बच्चे को डांट दिया तो दूसरे बच्चे उसको दुखी होते हैं कि हाँ तुमने ये गलती की, उसको समझाते हैं, उसके दुख में दुखी होते हैं, खुशियां में खुशियां मनाते हैं। तो भावनात्मक विकास भी बच्चे के अंदर करना है, बाहरी और फिजिकली, यानी फिजिकली जो बच्चों के अंदर डेवलपमेंट करना है। ठीक है, आप बच्चों को एक्टिविटीज कराते हैं, सारी गतिविधियां कराते हैं, जिससे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ इनर यानी पर्सनल डेवलपमेंट भी बच्चों में हमें करना होता है। बच्चे का जो व्यक्तिगत कौशल है उसको ध्यान में रखते हुए आपको उस बच्चे के कौशल पर ध्यान देना और उसका विकास करना है। ठीक है, इसलिए आकलन में इन सभी पक्षों को ध्यान में रखना है। तो इसको आपने समझ लिया। अब एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तक की विशेषता भी आप इसी के आधार पर देखिए, क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी है वो इसी आकलन को ध्यान में रख के तो डेवलप की गई है ना। जैसा कि अभी हम पहले ही चर्चा किए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 और जो पाठ्यचर्या 22-23 है उसके अनुसार जो नई भाषा पुस्तकें तैयार की गई हैं उसमें विशेष बल दिया गया अवधारणात्मक समझ यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। बच्चे को आप जिस विषय को भी पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चा बेहतर तरीके से उसको समझ सके। ठीक, ऐसी चीजों को रखा गया, क्रिएटिविटी को फोकस किया गया, बच्चों की रचनात्मकता का विकास हो। ठीक है, हमारे जैसा कि हमने कहा कि जब हम बुक्स को पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें बच्चों की क्रिएटिविटी को जानने का प्रयास किया जाए, तुम खुद इसको करो। ठीक है, करो, अब ड्राइंग करो। अब मान लीजिए कि आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं कि यूनिटी में स्ट्रेंथ है, तो आप बच्चों से ड्राइंग करवाया जाता है कि 2-3 बच्चों का चित्र बनाओ, कटिंग करो, पेपर को कटिंग करो, फोल्ड करो, चिपकाओ, इस प्रकार से, और महत्व बताओ। जैसे आपने इंग्लिश की बुक देखी जो एनसीईआरटी की नई वाली आई है, क्लास 3-4 में देखें आप, तो उसमें पेस्टिंग वगैरह के लिए कहा गया है। ठीक है, यूनिटी को शो करने के लिए। तो बच्चों में इस प्रकार से कहीं ना कहीं रचनात्मकता, अवधारणा को समझना और फंडामेंटल वैल्यूज जो है, ठीक है, फाउंडेशन जो वैल्यूज, आधारभूत मूल्यों का विकास करना है और बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड्स का डेवलपमेंट करना भी हमारी एनसीईआरटी की पुस्तकों के आधार पर हो रहा है। ठीक है, इन सबको ध्यान में रखना, चूंकि हमारी पुस्तकें हम कक्षा में अपने पुस्तकों के आधार पर ही पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि हमारी, जैसा कि हमने कहा कि कक्षा 3 में 4 में प्रश्न उत्तर दिया गया, हमने बच्चों से कहा कि सभी लोग वर्ड मीनिंग याद कर लो और क्वेश्चन आंसर याद कर लो। बेसिकली शिक्षक यही करते हैं, अन्य गतिविधियों को कराते ही नहीं है, वो बुक्स में भरा ही रह जाता है, खाली छूटा ही रह जाता है। तो आप उनको देखें, गतिविधियों को देखें, बच्चों से कराएं, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन की गई है। ठीक है, इससे बच्चों में उस चैप्टर के प्रति जो भी बच्चे सीख रहे हैं उसके प्रति जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो बेहतर होती है। ठीक, इसके बाद अब प्रश्न है कि पठन का आकलन कैसा होना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि पठन का शिक्षक को यह देखना है कि बच्चा पढ़कर समझ रहा है कि नहीं, समझ आधारित होनी चाहिए। अगर हेडिंग में इसको लिखना पड़ जाए तो समझ पर आधारित होनी चाहिए, यानी बच्चा जिस भी विषय को पढ़ रहा है उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, अब हम महत्तम समापवर्तक पढ़ा रहे हैं तो बच्चा समापवर्तक को समझ रहा है या बस केवल ट्रिक मार के लगा दे रहा है। ठीक, हम अगर बच्चे को कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई भी स्टोरी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा उस स्टोरी के मूल भाव को समझ रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, तो बच्चा समझ रहा है कि नहीं, अपने शब्दों में बता पा रहा है कि नहीं। आपने कोई कहानी चर्चा की, उस पर उससे संबंधित प्रश्न उत्तर किया, या कहानी को आपने कहा कि आप अपने शब्दों में भी कुछ बताओ कि तुमने क्या सीखा, तो बच्चा जिस भी विषय को पढ़ रहा है उसमें फिर अपने शब्दों में जोड़कर वह बच्चा उसको प्रस्तुत कर पाए, यह भी हमारे लिए आवश्यक है। प्रश्नों के उत्तर को भी शामिल किया गया है, साथ ही साथ उस पर आधारित नए विचार प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं। ठीक है, जब आप किसी विषय को पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो उस पर आधारित कुछ प्रश्न बच्चा आपसे पूछ सकता है, तर्क करता है कि सर अगर ऐसा है, ऐसा नहीं होता तो क्या होता। इस प्रकार से बच्चे तर्क कर रहे हैं कि नहीं, पढ़ी हुई बात को जीवन से जोड़ना भी। ठीक है, यानी सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, उसको अपने दैनिक जीवन में लागू करना, इंप्लीमेंट करना है, यह भी हमारे लिए आवश्यक है। अब बच्चा पढ़ रहा है कि सर कोई ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी, बच्चा इसके बारे में पढ़ रहा है और बच्चा घर जाकर झगड़ा कर रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब ईमानदारी एक अच्छी गुण है, तो बच्चे को ईमानदारी का परिचय देना चाहिए, इधर उधर
ईमानदारी के अगेंस्ट कोई काम नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब जो बच्चा जीवन अध्याय में पढ़ रहा है उसको अपने जीवन में लागू करे, यह अभी आवश्यक है। केवल रीडिंग एक्यूरेसी नहीं हमको चलना है लेकर। ये बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा तेज है, पता नहीं समझ ही नहीं रहा है, पढ़ ले रहा है समझ नहीं रहा है। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन होना चाहिए पढ़ने के लिए, समझ हो पढ़ने का, और एप्लीकेशन भी होना चाहिए, उसको बच्चा अप्लाई कर रहा है कि नहीं अपने लाइफ में, उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। और इसीलिए टीचर्स को भी उसमें आप देख रहे हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड देखते हैं एसपीसी, उसमें अध्यापक के साथ साथ बगल का दोस्त भी उसको अपनी प्रतिक्रियाएं देता है, परिवार के सदस्य भी देते हैं, फैमिली भी देते हैं, पेरेंट्स। तो कहीं ना कहीं सबको शामिल किया गया है इसी वजह से, ठीक है ना। अब पारंपरिक आकलन पर्याप्त नहीं, जैसा कि हमने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर जो आकलन हो रहा है और इसके पहले जो आकलन होता रहा है, वो उसमें क्यों ऐसा रहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आकलन के तरीके में बदलाव किया गया। तो उसका कारण यह है कि लिखित परीक्षा जो है होती थी, उसी से समग्र विकास नहीं हो सकता, या हम ये आकलन नहीं कर सकते बच्चे के कि हाँ बच्चा बहुत पढ़ने में दक्ष है, ठीक है। आकलन में इसलिए हमको गतिविधि करानी चाहिए, बच्चा गतिविधियां करे, ठीक है। मौखिक आकलन हम करा रहे हैं, बच्चे का बातचीत कर रहे हैं, बच्चे का हम अवलोकन कर रहे हैं, बच्चे को ध्यान से देख रहे हैं, कोई गतिविधि करा रहे हैं, बच्चा उसमें भाग ले रहा है, कितना एक्टिव है उसमें, हम तुरंत उसका आकलन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम अन्य पक्षों को भी देख रहे हैं, परियोजना कार्य है, पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हैं, संवाद है, खेल आधारित मूल्यांकन, तो इसके माध्यम से भी हमें बच्चों का आकलन करना होता है, ठीक है। सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर हम जो आकलन करते रहे हैं वह सही नहीं है, वह तरीका सही नहीं है, क्योंकि इसमें विकास के जो अन्य आयाम है सभी पक्षों पर बात नहीं बन पाती है, ठीक है ना। आकलन में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग, उसके सीखने का स्तर अलग अलग होता है, हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो जब सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते तो सभी बच्चों को एक ही तराजू पर कैसे तोला जा सकता है। बच्चा जिस प्रकार से, जिस क्षेत्र में अव्वल है, या जिस प्रकार से बच्चे का व्यक्तिगता है, उसका सम्मान करें, उसकी गति के अनुसार अवसर दें, ठीक है। यानी बच्चे कुछ आप देखते हैं रिजर्व होते हैं, मतलब बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होती है ना। कुछ बच्चे, अभी आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो कोई बच्चा सर में हम बताएं हाथ उठा देता है, तो अगर आप ऐसा ही कर लेंगे, उसी बच्चे से बार बार पूछ रहे हैं हर कोई प्रश्न सर ये हम बताएं, लेकिन आप देख रहे होते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं उत्तर, लेकिन उनको जरूरत होती है कि चलो तुम खड़े हो जाओ, तब जाकर बच्चा बता रहा होता है। तो बच्चे की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। कुछ बच्चे क्लास में बैठे हैं, नहीं आएगा तब भी हाथ उठा देंगे, हाँ सर मैं बताऊं। अब कुछ बच्चे ऐसे जानते हुए भी नहीं बताएंगे, कुछ बच्चे जानेंगे भी पीछे छिपेंगे नहीं कि मुझसे न पूछते, कुछ बच्चे जानकर घबराते हैं बताने में। तो अलग अलग बच्चों के व्यवहार होते हैं, तो हमें उन सबको देखना है, उसी के अनुसार बच्चों का आकलन करना है। बच्चे की गति के अनुसार अवसर दें, जब बच्चा अगर पढ़ने में थोड़ा स्लो है तो हमको उसके अनुसार भी लेकर चलना है, अपना शिक्षण कार्य आकलन करना है। एक ही प्रकार की परीक्षा सभी पर लागू नहीं करनी है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और यह कि आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए। यह नहीं कि 6 महीना के बाद परीक्षा हो गई तो बस उसको पढ़ना ही नहीं है, खत्म हो गया, अब 6 महीने के बाद ही पढ़ना है, और उसके बाद फिर वार्षिक परीक्षा हो रही है तो बाद के 6 चैप्टर, बाद के जो चैप्टर्स उनको पढ़ना है, पहले वाले चैप्टर्स को पढ़ना ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करना है, बस आकलन मतलब लास्ट में हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। हमें आकलन को विषय के अंतर्गत ही लेकर चलना है, ठीक है। तो आकलन को सीखने सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना है ना, अलग से कोई परीक्षा नहीं है, बल्कि वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। यानी शिक्षक प्रतिदिन बच्चों का अवलोकन करके उनकी प्रगति को समझ रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों से चर्चा कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कोई एक बच्चा कम चर्चा में कम भाग लेता है, लेकिन हम रोज चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई बच्चा चर्चा में धीरे धीरे भाग ले रहा है, एक्टिव भूमिका अपना बच्चा अदा कर रहा है। तो हम तुरंत जान जाते हैं कि बच्चा इसमें देखिए कहीं ना कहीं पहले यह बच्चा भाग नहीं लेता था, अब हम जब रोज चर्चा करते हैं तो बच्चा भाग ले रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आकलन से किसे लाभ मिलता है, सबको लाभ मिलता है, बच्चे को भी लाभ मिलता है, अध्यापक को भी लाभ मिलता है। अध्यापक को लाभ इस प्रकार से मिलता है कि अगर अध्यापक ने देख लिया किसी बच्चे को अभी उस मान लीजिए कोई चैप्टर आपने पढ़ाया उसको नहीं समझ में आया, तो आप उसके हिसाब से फिर प्लानिंग अगली जो बनाएंगे तो अगले उसी के हिसाब से प्लानिंग बनाएंगे। अब आप प्लानिंग बना के चल रहे हैं और आप बच्चे का आकलन ही नहीं कर रहे हैं, चलो मैं आज एक पाठ पढ़ा दूंगा, कल 2 पाठ पढ़ा दूंगा, कल तीसरा पाठ पढ़ा दूंगा, अगले दिन चौथा पढ़ा दूंगा, आपने कभी किसी बच्चे का आकलन किया ही नहीं। तो फिर ये कैसे जान पाएंगे आपके बच्चा आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। उसके लिए तो आवश्यक है कि आप आकलन करें। अगर बच्चा समझ पा रहा है तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है तो आप 20 पाठ पढ़ा दें, क्या फायदा। तो अगर आप पाठ एक योजना बनाकर जा रहे हैं, बच्चे का पढ़ाने के बाद आप आकलन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कुछ बच्चों में समस्याएं हैं, तो अगले दिन आप सुधार करेंगे, अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार करके जाएंगे और उस योजना को फिर से आप क्रियान्वित करेंगे कक्षा में, ताकि जिस बच्चे को समझने में समस्या आई या कुछ तकनीकी कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं उसको आप फिर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए शिक्षक के लिए भी आवश्यक है, बच्चे के लिए भी फायदेमंद होगा कि बच्चे को अगर नहीं आ पा रहा है तो बच्चे को
ध्यान देकर उसको भी सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, अध्यापक जोर दे रहे हैं। अभिभावकों को बच्चों के सीखने की स्थिति की जानकारी में अभिभावक को भी फायदा है कि हाँ मेरा बच्चा कितना समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो सबका फायदा है आंकलन से, इस प्रकार से। ठीक है, शिक्षक आंकलन का उपयोग कैसे करें, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 22 के अनुसार शिक्षक आंकलन से प्राप्त जानकारी का उपयोग नई शिक्षण, ऐसे हमने कहा ना कि अभी आंकलन आप जब कर ले रहे हैं, आंकलन करने के बाद आपको जो भी जानकारी मिली उसके आधार पर आप नई शिक्षण योजना बनाएंगे, उपयुक्त गतिविधियां चुनेंगे, कुछ बच्चों को गतिविधि कराकर सिखाने का प्रयास करेंगे, कमजोर बच्चों के लिए आप अतिरिक्त सहायता देंगे। ठीक है, और सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने में का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से आपने इसको देख लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर से प्रश्न बन सकते हैं आंकलन के लेकर, उसको आपने कवर कर लिया। और आपने जितना भी कवर किया सर उस पर आधारित देखिए 3-4 प्रश्न हमने यहाँ पर बना दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आंकलन में कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन अपेक्षित है, आप इन्हीं जो आपने आज वीडियो देखी है इस पर आधारित इन 5 प्रश्नों को आप देखें और उत्तर सोचें। ठीक है, सोचिए। इसका नोट्स वगैरह आपको ग्रुप में उपलब्ध कराया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव है, इसमें ब्रिज कोर्स से संबंधित स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस चैनल के द्वारा सभी कंटेंट को जो NIOS का जो ऑफिशियल नोट्स है उससे डेवलप किया गया है, तो आप इसके लिए इस चैनल से जुड़े, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं, इस चैनल को सपोर्ट करें। बेहतरीन तैयारी आपकी ब्रिज कोर्स की करवाई जा रही है लगातार। हम हिंदी को लगभग कंप्लीट करने वाले हैं, लगभग 9 चैप्टर्स लास्ट स्टेज पर चल रहा है, इसके बाद 1-2 चैप्टर और रह जाएगा हिंदी का, उसके बाद हम अन्य विषय पर भी काम करना शुरू कर देंगे और आपके लिए बेहतर तरीके से चीज़ों को समझाने का, आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। इस चैनल को सपोर्ट करें, जो भी ब्रिज कोर्स की तैयारी करने वाले शिक्षक हैं उन तक इन्हें वीडियोज़ को शेयर किया कर दिए। धन्यवाद।